अस्सलाम वालेकुम अतीउल्लाह जान MJTV। यहाँ इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत ही खूबसूरत रंगों में सजी है इस सुप्रीम कोर्ट, और इसको हम पिंक रिबन के नाम से मंसूब कर रहे हैं। ये एक कैंपेन है, मुहिम है पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए चलाई जा रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ही रात के इस पहर उमर आफ्ताब, जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान में पिंक रिबन कैंपेन के। इनसे बात करते हैं। उमर आफ्ताब, आज सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरती का नज़ारा करने आप यहाँ ख़ुद आए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी इमारत को पिंक रंग देने से क्या पैगाम किसको पहुँच रहा है? देखिए, पिंक रिबन अक्टूबर को पिंक टूबर के तौर पे सेलिब्रेट करता है, और इसमें हम बहुत सारी मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं, जिसकी क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में हर 9 में से खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अक्टूबर में हम पिंक इल्यूमिनेशन कैंपेन रन करते हैं, जिसमें हम जो मुख्तलिफ आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं उनको पिंक इल्यूमिनेट करते हैं। और आज हम शुक्रगुज़ार हैं चीफ़ जस्टिस साहब के कि उन्होंने पिंक रिबन को सपोर्ट करते हुए जो अपनी बिल्डिंग जो है उसको पिंक किया। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया के थ्रू जो है वो इस इल्यूमिनेशन के थ्रू, ये जो पिंक रोशनी है इसके थ्रू जो है वो पिंक रिबन का पैगाम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद वो कैंसर है जो अर्ली डायग्नोज़ किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज़ हो तो इसमें जो बचने के चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पिंक रिबन अक्टूबर में ख़ास तौर पे और अदरवाइज़ जो सारा साल बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करता है, उसका मकसद ये है कि ये जो अर्ली डायग्नोसिस का जो पैगाम है इसको फैलाया जा सके। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो टैबू एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़ास तौर पे वुमेन सेक्सुअलिटी के साथ एसोसिएटेड है वो हमारी सोसाइटी में वो बहुत एक उस पर टैबू बन जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है जिस पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैबू एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से बहुत सारी ख़वातीन हम देखते हैं कि अगर वो या तो अर्ली डायग्नोज़ नहीं करवाती हैं, और अगर अर्ली डायग्नोज़ हो भी जाए तो अपना इलाज नहीं करवाती। तो इसके लिए ये जो अवेयरनेस कैंपेन पिछले 16 साल से पिंक रिबन रन कर रहा है, अभी हमें लगता है कि 16 साल के बाद कम से कम हमने ये लेवल अचीव किया है कि एटलीस्ट जो टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब इस मैसेज में पिंक रिबन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी भी हज़ारों लाखों ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से जिनकी अमवात हो रही हैं, जिनको बचाया जा सकता है, बट स्टिल वो हमारे समाजी रवैयों की वजह से ये अभी तक ये अमवात हो रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर से मुतासरा ख़वातीन के अदाद शुमार हैं, उनकी बुनियाद क्या है? क्या कोई रिसर्च है, कोई तहकीक है, कोई सर्वे है, और ये अदाद शुमार क्या हैं, और आपके ख़्याल में क्या ये दुरुस्त और हकीकी अदाद शुमार हैं? देखिए, जो अभी तक की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बेस्ड हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो कैंसर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन रन कर रहा है, जिनके के कुछ 17 फैसिलिटीज़ हैं, जो इस्लामाबाद में नूरी हॉस्पिटल है और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन स्टिल इस साल जो इनफैक्ट पिंक रिबन ने जो अब इस साल को जो पिंक टूबर जो है उसको पिंक रिबन कॉल फॉर एक्शन एक अपना लॉन्च किया है, और जिसका पहली इनफैक्ट आई वुड से कि हमारा मुतालबा या रिकमेंडेशन ही ये है गवर्नमेंट से कि अभी तक पाकिस्तान में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। ये एक मॉडल है जो सारी दुनिया में डिफरेंट बीमारियों के लिए रजिस्ट्रीज़ होती हैं, कैंसर रजिस्ट्री होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, और हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि कैंसर रजिस्ट्री जो है वो उसका क़याम किया जाए। 2005 में हमने एक दफ़ा गवर्नमेंट के साथ मिल के इसके ऊपर एक एफ़र्ट भी की, बट हेल्थ जो है वो इतना पॉलिटिसाइज्ड है कि हमने ये देखा कि उसमें बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और फिर अब ख़ास तौर पे जब क्योंकि हेल्थ जो है वो डिवॉल्व हो गया, सूबों के पास चला गया, तो वो फिर एक दफ़ा से ये एक नए सिरे से एक पूरी एफ़र्ट है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सही स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो 40,000 अमवात की पर ईयर जो फिगर है ये भी बहुत अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो
ब्रेस्ट कैंसर से ही छोटे गाँव कस्बों में जिनकी हम बात हो जाती है, या छोटे क्लिनिक में या बेसिक हेल्थ केयर यूनिट पे, वो तो उनको तो किसी तरह ऐड ही नहीं किया जाता। इसी तरह जो हमारा एक रिकमेंडेशन है इस साल के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं है। ये जो एक WHO का मॉडल है, दुनिया के हर मुल्क में जो है वो कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि 40% जो कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है लाइफस्टाइल चेंज से। तो जब तक हम पाकिस्तान में कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं होगा नेशनल लेवल पे, तो ये जो बढ़ता हुआ कैंसर, ओवरऑल भी कैंसर पाकिस्तान में बढ़ रहा है कोई 12 से 15% के करीब, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो तो जो ओवरऑल कैंसर बर्डन है उसमें 38.5% जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान में छाती का सरतान आप जिसको कहते हैं, इसमें भी इजाफा हो रहा है और दूसरे कैंसर में भी, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो लाइफस्टाइल है। जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, जो हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का जो इस्तेमाल है हमारी खुराक में, ये जैसे मतलब है ये जो चिकन का फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फीड जो चिकन को दी जाती है, जो गोश्त के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, जो दूध ज़्यादा लेने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये जो हम जो प्रोसेस्ड जो वाइट शुगर जो खा रहे हैं, वो तो बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि वो ऐसे है कि जैसे अगर किसी शख्स के जिस्म में कैंसर सेल्स हैं तो ये एक फर्टिलाइज़र का काम करता है कि ये उनको मल्टीप्लाई। तो ये जो सफ़ेद चीनी जो है, जो प्रोसेस्ड है, ये ख़तरनाक है। ये बिल्कुल ख़तरनाक है। तो हमारी खुराक में बेतहाशा ऐसी चीज़ें, हम बहुत सारे ड्रिंक्स पी रहे हैं जिसमें ऊपर आप देखेंगे तो लिखा होगा नेचुरल एडिटिव्स। अब बहुत सारे कलर्स, एडिटिव, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी हैं और जूसेस और डब्बों में पैक जो हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ। जी बिल्कुल। अब अगर आप अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल FDA ने जो पिछले 5 साल में जो बहुत सारी चीज़ें जो बैन की हैं, जिनको बड़ा क्लियरली वो बता रहे हैं कि ये कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो खुराक में यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ अभी तक यूज़ हो रहे हैं। तो अगर मतलब है हमें कोई री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हील को। अगर दुनिया में जो चीज़ें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गई हैं कि जो कैंसर कॉजिंग हैं, उनको तो हमें फौरी तौर पे बैन करने की ज़रूरत है। तो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान जो है इस हवाले से क्या कर पाई है और क्यों नहीं कर पा रही बज़ाहिर? देखिए, हमारी कोई 16 साल की एफ़र्ट लगी हमें, और अब कम से कम ये हुआ है कि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट साहब और फर्स्ट लेडी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि इस अवेयरनेस के साथ साथ अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, देखिए हमारा मानना ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये कोरोना से बड़ा पेंडेमिक है पाकिस्तान के लिए। कोरोना से भी हमने कुछ 6-7 हज़ार 8 हज़ार कीमती जानें ज़ाया की। ब्रेस्ट कैंसर से तो हम हर साल 40 हज़ार से ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया करते हैं। हुकूमत क्या कर पा रही है और नहीं कर पा रही? देखिए, अभी तक तो इस साल हम इसीलिए हमने ये अपना जो कॉल फॉर एक्शन जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें हम तकरीबन को 7-8 रिकमेंडेशन जो हैं, ये हमारे आप समझो मुतालबात हैं, ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं हुकूमत से, जिसमें कि हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, आप चलें उसको सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते बजटरी कंस्ट्रेंट की वजह से, तो एटलीस्ट आप कम से कम ड्यूटीज़, कस्टम्स, टैक्सेस उसके ऊपर जो है वो कम से कम वेव ऑफ कर दें। इसी तरह जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो अद्वियात हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस वजह से इलाज नहीं करा पाते कि अद्वियात बहुत एक्सपेंसिव हैं। उस पर भी हम ये रिकमेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि कम से कम ठीक है, आप उसको सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस जो हैं वो वेव ऑफ कर दें। इसी तरह फिर ये जो हमें जो फूड इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो कि कैंसर कॉजिंग हैं उनको बैन जो है वो करने की ज़रूरत है। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे हमारे ख्याल है कि एटलीस्ट जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड है, कम से कम ये फैसिलिटी तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तक अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किस हद तक आपके साथ तावन कर रही है?
अभी जी हमने अक्टूबर में उनको ये अपनी 2 रिकमेंडेशंस तो भेजी हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स भी ऐसे जो कि यूज़ होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो भी सारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। तो हमने बल्कि उनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल नहीं हैं उनको भी अवेलेबल किया जाए। और ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पे कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स का, उनको रिकन्सिडर किया जाए। अभी अब हम इंशाल्लाह बिल्कुल इसको फॉलो अप करेंगे। लेट्स सी कि कहाँ तक। आपके नज़दीक प्राइस स्ट्रक्चर के हवाले से क्या हदफ है कि कितनी कीमती दवाइयाँ हैं और आप कीमत को कहाँ तक लाना चाह रहे हैं? देखिए, इस वक्त जैसे अगर एक 3rd स्टेज पे जो डायग्नोज खातून है वो ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो उसको तकरीबन कोई 20 लाख तक का एक्सपेंस जो है वो उसको बेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो कीमो के बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस हैं जो तकरीबन 1 लाख सवा लाख से ऊपर जो कॉस्ट करते हैं। अब ये एक आम आदमी के लिए, अगर आप, बल्कि आम आदमी क्या, अगर आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए भी देखें तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। उसको हमें लगता है कि गवर्नमेंट को जो है वो इसको इस प्राइस रेंज में लाने की ज़रूरत है जहाँ पे कि अव्वल तो देखें ये क्यों नहीं ऐसे हो सकता कि कोई सर्टेन क्राइटेरिया के साथ जो कीमो ड्रग है वो मुस्तकिल लोगों को तो कम से कम फ्री प्रोवाइड होनी चाहिए ना। हम क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखते हैं जो जिनके लिए शायद 3 वक्त का खाना खाना मुश्किल होता है। अगर अब उनको कैंसर डायग्नोज हो जाए तो वो तो 20 लाख का टीके नहीं लगवा सकती ना। वो तो फिर समझेंगे, वो तो फिर उनके लिए तो फिर ख़ुदकुशी वाली बात ही अनफॉर्चुनेटली रह जाती है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में लोग आपकी बात को समझ रहे हैं? क्या ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि जो फौरी फ़ैसला कर पाएंगे? देखिए, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो हमने रिसेंटली ही ये उनको रिकमेंडेशंस प्रेजेंट की हैं। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर फॉलो अप करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल दरामद होता है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उन ममालिक में गिना जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खैरात और चैरिटी दी जाती है। तो पिंक रिबन के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो फिलैंथ्रोपी है पाकिस्तान में, उसकी क्या सूरत हाल है? कितनी आपको मुखय्यर हज़रात ने आप लोगों की मदद की है? पिंक रिबन जो है ये एक वॉलंटियर ड्रिवन इनिशिएटिव है और ये बिल्कुल कोई डोनर फंडेड इनिशिएटिव नहीं है। हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंटरनेशनल ग्रांट या फंडिंग नहीं ली। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ पिंक रिबन जो है वो पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल भी लाहौर में बना रहा है, जिसकी तकरीबन आधी से ज़्यादा बिल्डिंग इस वक्त तक बन चुकी है। और ये सारा जो है ये पब्लिक फिलैंथ्रोपी के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है। पिछले अगर हम 2 साल से देखें तो थोड़ा सा इकनॉमिक एक्टिविटी जो है मुल्क में थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है। फिर अभी ये जो कोरोना सिचुएशन हुई इसकी वजह से भी इकॉनमी जो है वो थोड़ी कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा डोनेशंस जो हैं उनमें फ़र्क पड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये पब्लिक फिलैंथ्रोपी के साथ ही ये जो पिंक रिबन हॉस्पिटल है लाहौर का, ये हम तकरीबन अगले 1 साल में इसको कंप्लीट करेंगे और ये फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह ब्रेस्ट कैंसर को। जो इंटरनेशनल कैंपेन चलती है पिंक रिबन के हवाले से, वो आपकी कोई मदद कर रहे हैं? पिंक रिबन जो है ये कोई इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो हर मुल्क जो है उसकी अपनी पिंक रिबन कैंपेन है। तो पिंक रिबन पाकिस्तान जो है वो एक इंडिजिनस पाकिस्तानी कैंपेन है और ये हम नॉलेज शेयरिंग के लिए तो बहुत सारे और मुल्कों के साथ एफिलिएटेड हैं, लेकिन उस तरह कोई फाइनेंशियल या कोई ऐसी मॉनेटरी टर्म्स में कोई इंटरनेशनल इसका कोई सपोर्ट मैकेनिज़्म नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि शौकत खानम हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने डोनेशंस के बुनियाद पे बनाया और अभी पेशावर में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका है, चल रहा है। तो इस हवाले से इमरान खान का क्या रिस्पांस रहा? क्या आपकी कभी मुलाकात हुई? उन्होंने कभी कोई हेल्प की, ऑफ़र की आपको? अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मतलब बिल्कुल शौकत खानम बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन ये कि देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कैंसर बर्डन जो है वो इतना ज़्यादा है कि हमें तो शायद मेरा ख्याल है इस तरह के हर शहर में एक हॉस्पिटल जो है वो बनाने की ज़रूरत है। ऐसा क्या है जो शौकत खानम नहीं कर पा रहा और आप कर पाएंगे? नहीं, देखिए फ़र्क सिर्फ ये है कि हम सिर्फ डेडिकेटेडली ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे और अगेन मतलब है जो हम ये सेंटर बनाने जा रहे हैं ऐसे सेंटर भी
हम अगर मेरा ख्याल है 10 और पाकिस्तान में बना दें तो शायद फिर भी कम है, क्योंकि इतना बड़ा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का बर्डन है और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। देखें, ये तो हम सबको पता है कि अगर हम बड़े शहरों से कोई 50 किलोमीटर बाहर निकल जाएं तो बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो मिलना मुश्किल है, एक आम दवाई जो है वो मिलनी मुश्किल है। तो कैंसर तो एक फिर बहुत एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। उमर आफ्ताब साहब, आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, क्यों आपकी ये कमिटमेंट है इस कॉज के साथ? मैं जी एज अ यंग एक्टिविस्ट जो है वो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करता रहा। मेरी एक कुलीग जो हैं बेसिकली उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उनको क्योंकि ये लगता था कि मैं काफ़ी सोशल इश्यूज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ, तो बेसिकली मैं उनकी हेल्प कर रहा था। वो ये समझती थी, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ पे कोई मतलब है 100 में से 80 ख़वातीन वो होती थी जो इतने लेट कैंसर के साथ आई होती थी कि जो उनका कैंसर फंगेट कर रहा होता था, कि यानी वो बाकायदा मतलब रिस रहा होता था और स्मेल के साथ रिस रहा होता था। तो वो उनको ये लगा कि जी ये इतना बड़ा इशू है, और ख़ुद भी क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवा रही थी तो उनको इनिशियली मैं सपोर्ट कर रहा था, बट उनको रिकरेंस हो गई और वो फौत हो गई। उस वक़्त तक मैं काफ़ी सारा इन्वॉल्व था इसके साथ हो गया, और मैंने ये देखा कि वाकई ही ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू है और इस पे कोई और काम नहीं कर रहा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर NGOs जो पास्ट में हम देखते रहे हैं वो ऐसे इश्यूज़ पे काम करती रही हैं जो कोई इंटरनेशनल फंडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है इस पे कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, इस पे कोई इंटरनेशनल ग्रांट अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए तब से दुनिया को भी इसका एहसास नहीं है, आप कहते हैं? अच्छा, दुनिया में बाकी मुल्कों में भी ऐसे नहीं है। हमने ये देखा कि और मुल्कों में भी जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन्स चल रही हैं, क्योंकि देखें ये जो डोनर पैराडाइम है या जो इंटरनेशनल ग्रांट्स हैं ये भी बहुत पॉलिटिकल हैं, और इसमें ज़्यादातर उन बीमारियों के ऊपर इंटरनेशनल फंडिंग अवेलेबल है जो एक से दूसरे को लगती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीमारी जो है वो एक मुल्क से दूसरे में जो है वो ट्रैवल एक अच्छा बिजनेस भी होता है। बहरहाल जो ये ऐसी बीमारी जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इस पे पूरी दुनिया में कोई इंटरनेशनल बायलैटरल फंडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं। तो जहाँ पे भी कहीं कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पे काम हो रहा है दुनिया में, वो वॉलंटियर्स अपने इनिशिएटिव के साथ ही इस पे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी मार्बल की, संगमरमर की इन दीवारों को पिंक करने के अलावा और क्या कर सकती है आपके ख्याल में? देखिए, अभी तो हमारे लिए यही हमें लगा कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इसकी एक सैंक्टिटी है। ये इनका पहली दफ़ा ये किसी कॉज को इंडोर्स कर रहे हैं, तो चलें हमारे लिए ये देखिए, क्योंकि हमने आज से जब 16 साल पहले ये कैंपेन शुरू की तो जिस लेवल पे भी जाके हम बात करते थे, कोई ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह आज से तकरीबन कुछ 10 साल पहले जब हमने ये पिंक इल्यूमिनेशन पाकिस्तान में शुरू की, तो मैं पंजाब में एक सरकारी इदारे के पास गया कि हम चाहते थे कि हम मीनार पाकिस्तान को पिंक करें। तो आप यकीन करें कि जब मैंने उनसे बात की तो मुझे शायद बाद में ऐसे फ़ील होने लगा कि मैंने शायद कोई ब्लास्फेमी की है, कि उनका मेरे से, उन्होंने कहा जी मीनार पाकिस्तान जो है ये सिर्फ ग्रीन होता है, ये पिंक नहीं हो सकता। ये किसने कहा? ये जो मतलब कि कोई PHA के अंडर जो है वो आता है, तो जो उस वक़्त के जो PHA के जो DG थे वो उनके लिए ये बड़ी एक मेरी जो ये ख्वाहिश थी, ये बड़ी नामुमकिन ख्वाहिश थी कि जी आप मीनार पाकिस्तान को पिंक करना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रीन होता है। पिंक कलर से वो साहब शायद एलर्जिक होंगे। लेकिन ये है कि बहरहाल हमारी मुस्तकिल मिजाजी इवेंचुअली हमने उसके बाद 3 साल में सबसे पहले मीनार पाकिस्तान को पिंक किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद से फिर अब हर साल हम मज़ार कायद को हमने पिंक किया। तो हर साल हम एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी सिग्निफिकेंस हो उसको पिंक करते हैं सिंबॉलिकली। पिंक कलर का तो वैसे भी हमारी सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तारीख़ से। बेनज़ीर भुट्टो को पिंकी कहा जाता था उनके घर में, और आजकल भी जो हैं वो पिंकी काफ़ी बहुत सी शख्सियात हैं जो मशहूर हैं। बट एनीवे, आप समझते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड के हवाले से एक बहुत बड़ी कैंपेन की थी, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने, जिस पे बहुत से सवालात भी उठे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की सोशल कॉजेज़ के ऊपर वैसी ही कैंपेन चलानी चाहिए या इतना ही काफ़ी है?
देखिए, हम तो फ़िलहाल मेरा ख़्याल है इतना ही जितना आज हमें सपोर्ट किया है, आई थिंक हमारे लिए तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब, चीफ़ एग्जेक्टिव पिंक रिबन कैंपेन पाकिस्तान में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की सफ़ेद संगमरमर की दीवारें आज पिंक हो चुकी हैं। इससे पहले डैम फंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल कॉज पे बहुत से पैसे, तकरीबन 12 अरब रुपए इकट्ठे किए थे। आज तक ये फ़ैसला नहीं हो सका उन पैसों का करना क्या है, और वो पैसे अभी भी जो है तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के ही पास हैं। और इसी तरह कुछ दूसरी जो सोशल कॉजेज़ हैं वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान के मुआशरे से जो है उनको एड्रेस हमारी सुप्रीम कोर्ट करती रही है। मगर ये वो कॉजेज़ हैं जो शायद सियासी नहीं हैं, और शायद इनकी सुर्खियाँ नहीं बनती, और शायद इनकी बड़ी ख़बरें नहीं बनती। तो जिस तरह पूरे मुल्क से तजावज़ात को ख़त्म करना, करप्शन को ख़त्म करना और दूसरे नासूरों को ख़त्म करना ज़रूरी है, तो मेरे ख़्याल में कुछ और भी सोशल कॉजेज़ हैं। आज सिर्फ दीवारें पिंक हुई हैं, तो हमारे जो अदालती फ़ैसले हैं अगर वो भी मज़बूत और दुरुस्त सिमत में आना शुरू हो जाएं, तो शायद बहुत से नासूर का ख़ात्मा हो सकता है हमारे मुआशरे से। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।